So today, after the completion of alkanes, guys look here. Hello. तो आज हम अल्कीन से स्टार्ट करेंगे। अल्केन्स में हमने देखा था कि वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि अल्कीन्स अनसेचुरेटेड होंगे। कौन से अनसेचुरेटेड होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, क्योंकि अनसेचुरेटेड वाले तो अल्काइन भी होते हैं। तो अल्कीन्स कौन से अनसेचुरेटेड होंगे? पहली बात, ये ओपन चेन होते हैं। कार्बन की ओपन चेन होगी, क्योंकि अगर क्लोज रिंग होगी तो फिर ये साइक्लो अल्केन हो जाएंगे। तो ये ओपन चेन होते हैं। उसके बाद अनसेचुरेटेड होते हैं। उसके बाद अल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n+2। इसका क्या होगा? CnH2n। दूसरी बात कि इनमें कार्बन 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 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ कम से कम एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, और सिर्फ वो दो कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद है या जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, वो दो कार्बन जो हैं वो sp2 हेपेटाइज होंगे। बाकी जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे वो sp3 हेपेटाइज होंगे। जो भी दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो sp2 हेपेटाइज होंगे। बाकी जो है क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन sp3 हेपेटाइज होंगे। पहली बात, अल्केन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों ही वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अगर दो होंगे तो वो भी अल्कीन होगा, और उसके नाम में क्या आएगा? डायईन। क्या आएगा? डायईन। अगर तीन डबल बॉन्ड होंगे तो ट्राईन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। इनका नाम जो है ओलिफिन्स। अब दो कॉन्सेप्ट हैं। अपना बुक कहता है कि जो अर्ली डिस्कवर्ड अल्कीन्स थे वो आयल लाइक थे, इस वजह से इनका नाम ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मीन्स आयल फार्मिंग कहते हैं वैसे इसको। ठीक है। दूसरे बुक करते हैं कि अगर पंजाब की बात करें या फेडरल की बात करें कि लोअर मेंबर्स फॉर्म आयली प्रोडक्ट्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन, कि जब लोअर अल्कीन्स को आप क्लोरीनेटेड और ब्रोमिनेटेड करेंगे या क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करेंगे तो फिर वो आयली प्रोडक्ट बनाते हैं। अपना बुक कहता है कि जो अर्ली डिस्कवर्ड यानी स्टार्टिंग में जो अल्कीन्स मिले थे आयल लाइक उनकी अपीयरेंस थी। ठीक है। तो अब दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हैं, पर मैंने दोनों लिख दिए, आपको जो इजी लगे वो कर ले। ठीक है। जनरल फार्मूला CnH2n। इनके पास दो हाइड्रोजन कम होंगे तो जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे कम होगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी पे। इस वजह से इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2 नहीं है। तो अल्केन में +2 था, तो वो वाले दो हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। कहां पे कम होंगे? जिस जगह पे डबल बॉन्ड होगा, जिस जगह पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, उसके बाद दे आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ साइक्लो अल्केन्स। अब अगर साइक्लो अल्केन, आपके पास ये प्रोपीन है, ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? प्रोपीन। आपके पास साइक्लो प्रोपेन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए सेम है, C3H6। तो कोई भी अल्कीन लेंगे तो ये चेन है, ये रिंग है। दे आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ साइक्लो अल्केन्स। तो साइक्लो अल्केन का फार्मूला और अल्कीन्स का फार्मूला सेम होता है, CnH2n CnH2n। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है? द कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इनमें तीन किस्म के बॉन्ड होंगे। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। तो और कोई दिक्कत बेटा? ये इंट्रोडक्टरी पेज है, तो इसको चलाते हैं आगे। उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद है कि रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स आर ड्यू टू वीक पाई बॉन्ड। कि अब देखें, अल्केन में हमने देखा था कि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पर कोई भी कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट कर सकता है। यहां पे जो रिएक्शंस होंगे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, यानी अगर ये आपका कंपाउंड है, वॉट एवर बी द नंबर ऑफ कार्बन, कितने भी आगे कार्बन है, ठीक है, रिएक्शंस किस जगह पे होंगे? रिएक्शंस इस जगह पे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें एक वीक पाई बॉन्ड है, वीक पाई बॉन्ड है जो टूटेगा और इधर दो ग्रुप ऐड होंगे। दो हाइड्रोजन कम है ना, तो दो हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, दो हेलोजन ऐड हो सकते हैं, एक वाटर ऐड हो सकता है, कुछ भी ऐड हो सकता है। यानी इनके पाई बॉन्ड टूटेंगे, उसकी जगह पे दो ग्रुप ऐड होंगे। क्योंकि पाई बॉन्ड बना था तो दो हाइड्रोजन कम हुए थे, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए थे। अब वहां पे पाई बॉन्ड टूटेगा तो दो ग्रुप क्या होंगे? ऐड होंगे। अच्छा, ईच कार्बन एटम इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और sp2 हेपेटाइज। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये दो कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 होंगे। बाकी सिंगल बॉन्ड वाले क्या होंगे? sp3 होंगे। ठीक है।
उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से कम होती है। सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ थी हमने पढ़ा था वो 1.54 एंगस्ट्रॉम, जबकि डबल बॉन्ड की कितनी है 0.20 शार्ट है, 0.20 शार्ट है। तो जितनी बॉन्ड लेंथ कम होती है बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है आप लोगों ने, डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। अगर रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे तो फिर सिंगल बॉन्ड से कौन ज्यादा रिएक्ट होगा, डबल बॉन्ड वाला, क्योंकि बॉन्ड 2 भले हैं पर एक वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड पहले टूट जाएगा। अल्केन में सिर्फ कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड, तो वो इतना इजीली नहीं टूटेगा, पर इनका जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है। अच्छा, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड की एनर्जी है, नॉट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की 14, तो अगर सिग्मा बॉन्ड की कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड की एनर्जी थी वो 348 किलो जूल पर मोल, इससे अगर माइनस करेंगे तो आपको पाई बॉन्ड की जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 266। सिग्मा बॉन्ड की कितनी है 348, तो बताएं जल्दी कौन टूटेगा, 266 वाला 348 वाला, तो 260 यानी पाई बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए तो ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या चीज है कि देखिए हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, अब ये नीचे वाली बातें सब में कॉमन होंगी। आपके पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है या बेंजीन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते, जो नॉन पोलर होगा वो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप अल्कोहल कर लें, उसके बाद CCl4 कर लें, क्लोरोफॉर्म कर लें, बेंजीन कर लें, इनमें डिजोल्व हो जाएगा, पर पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होगा। फिर एक और जनरल बात है, स्ट्रेट चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, किससे, ब्रांच चेन। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, यानी आप होमोलॉगस सीरीज में नीचे आओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। अब ये 4-5 बातें ऐसी हैं जो आपको हर फैमिली में मिलेंगी। तो यही अल्केन में जो चीज थी वही रिपीट होगी कि भाई, तो ये नॉन पोलर है तो ऑपरेटिंग फोर्स क्या होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी, लो होगी। ठीक है, अच्छा, द फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं, क्योंकि इसका जो पहला मेंबर है वो इथीन है, क्या है, इथीन, मीथीन नहीं होता। क्यों नहीं होता, डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए के, तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, इथीन होगा। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो ये जो पहले 3 मेंबर है ये लिक्विड होंगे। उसके बाद C15 तक, यानी C5 से लेके पेंटीन से लेके पेंटाडिकीन तक 15 कार्बन तक ये लिक्विड होंगे, 16 एंड हायर क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ओके, तो हायर मेंबर वेस्ट सॉलिड होंगे। अल्कीन बीइंग नॉन पोलर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, CCl4, बेंजीन, ETC, तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विथ ल्यूमिनस फ्लेम। देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल सिर्फ किसको होता है, इथीन के, बाकियों को कोई स्मेल नहीं होती, खाली इथीन की बात हो रही है। ठीक है, देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट सेम एज अल्केन्स। अगर आप इथीन की बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें, प्रोपेन की ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा फर्क होगा, मामूली फर्क होगा, ऑलमोस्ट इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सेम होगी। इसको भी आगे बढ़ाते हैं। अब ये सारे फैक्ट्स हैं, ये रटे वाली बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें भी हैं, यू पीपल हैव टू मेमोराइज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, ट्रेंड वही होगा जो कि हमने अल्केन में पढ़ा था कि होमोलॉगस सीरीज में जब जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, पर अगर आप आइसोमर से डील कर रहे हैं, आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी है, आपके पास ब्रांच वाला भी है, 2 ब्रांच वाला भी है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी क्या होता जाएगा, सरफेस एरिया, लंदन डिस्पर्शन फोर्स कम होती जाएगी। ठीक है, सो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम भी बढ़ेंगे, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, directly proportional to number of moles, directly proportional to number of atoms involved in the molecules, directly proportional to what surface area। तो ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी as we move from first member to higher members। ठीक है, the boiling points of branch chain alkanes is lower than straight chain alkanes, वही बात, सेम बात। increase in branching decreases surface area and intermolecular force, hence boiling point decreases। the solubility decreases with increasing number of carbon atoms। इथीन इसका पहला मेंबर है अल्कीन फैमिली। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज इथाइलिन गैस। अच्छा, इट इज कलरलेस गैस विथ स्वीट स्मेल। इथीन गैस का कोई कलर तो नहीं होता, पर उसकी एक दिल लुभाने वाली खुशबू होती है,
जब आप इसको सूंघेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। इसकी इतनी प्यारी खुशबू है जो बेहोश करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये एनेस्थेटिक एजेंट होता है। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बीइंग नॉन-पोलर, पानी में बहुत ही कम डिसॉल्व होगा, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर वगैरह, ठीक है। यूजेस की बात करें तो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक की शापर होती है, जो घर में हम सब्जियां लाते हैं या शॉपिंग करके आते हैं, तो कागज वाली नहीं, जो प्लास्टिक वाली शापर है वो पॉलीथीन की बनी होती है, ठीक है। वो किसके काम आती है? टॉयज, इलेक्ट्रिकल केबल्स, बैग्स, बॉक्सेस, ईटीसी। इसके बाद एज अ हार्मोन फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट, कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनको पकाने के लिए इथीन जो है हार्मोन का काम करती है। इससे एक और जहरीली गैस बनती है जिसको वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया था, फॉस्जीन गैस, मस्टर्ड गैस, सॉरी, कौन सी गैस? मस्टर्ड। एज अ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट, बेहोश करने के लिए। मैंने आपको बताया इसकी दिल लुभाने वाली खुशबू है, जैसे ही आप इसको इनहेल करेंगे आप बेहोश हो जाएंगे। पुराने दौर में इसको सर्जरी में यूज किया जाता था। इन मेकिंग पॉइजनस लिक्विड सच एज मस्टर्ड गैस, ठीक है। इसके जो नेम होता है, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, ये गैस नहीं होती, ये लिक्विड होता है। इसको वेसिकेटिंग लिक्विड कहते हैं। ये जिस एनिमल, यानी एनिमल में आपके ह्यूमन भी आ गए, ह्यूमन की स्किन को कांटेक्ट में आएगा तो ये प्रोटीन्स को डैमेज करता है, यानी स्किन जो है वो गल सड़ जाएगी, जैसे जख्म होता है कोई पुराना, ठीक है। इसको ब्लिस्टरिंग एजेंट भी कहते हैं, यानी जख्म जो है गल सड़ जाए, उससे पस सेल्स बाहर आए तो आपकी चमड़ी जो है विद इन सेकेंड्स जो है वो गल सड़ के उतर कर गिर जाएगी। तो ये एक केमिकल वेपन है, अदर वर्ड में कहें केमिकल वेपन है, जो इंसानों को, जानवरों को मारने के काम आता है। इसको वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया था। As a starting material for large number of chemicals such as glycols, antifreeze, ethyl halide और उसके बाद इथाइल अल्कोहल। अच्छा, ग्लाइकोल एंटीफ्रीज, इसका मतलब क्या होता है? देखें, जो गाड़ी में रेडिएटर होता है उसमें एक पानी पड़ता है, ठीक है, वो ग्रीन कलर का, रेड कलर का, डिपेंड करता है कंपनी पे। इसमें क्या डलता है? इसमें एक जो है ना एंटीफ्रीज रिएजेंट डलता है। अंदर हमने कंबशन पढ़ी थी, ठीक है। कंबशन कंप्लीट होती है, पार्शियल होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो किसी वजह से अगर जो जाली है, ठीक है, जो गाड़ी की जाली होती है, वहां से अगर एयर क्रॉस सही नहीं कर पा रही तो फिर कंप्लीट, पार्शियल, इनकम्प्लीट हो सकता है। तो कार्बन अगर इनकम्प्लीट अंदर कंबशन हो रही है इंजन में, तो कार्बन अंदर डिपॉजिट होगा, कार्बन सॉलिड की फॉर्म में, काला कार्बन अंदर इंजन में जमा होता जाएगा, तो उसको फ्रीज नहीं होने देगा। ये कौन? इथाइलिन ग्लाइकोल, उसको बाहर निकालेगा। तो ये इसका काम होता है। और क्या चीज है बेटा? मस्टर्ड गैस कैसे बनती है? आप क्या करोगे, इथीन का फार्मूला ये है, दिस इज व्हाट इथीन। 2 इथीन लेंगे हम, इसको इस रिएजेंट से, इसको सल्फर मोनोक्लोराइड कहते हैं, क्योंकि इसका रेशो जो है 1:1 है, ठीक है। इससे रिएक्ट कराएंगे। प्यारे बच्चों, क्या होगा? देखिए, सल्फर की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, क्लोरीन की 1 है, तो एक सल्फर जो है वो फ्री हो जाएगा, सल्फर फ्री हो गया, ठीक है। अब इधर एक एक पाई बांड टूटेगा, एक पाई बांड टूटने पे सिग्मा बांड बनने चाहिए, तो ये दोनों किसके साथ बनेंगे? क्लोरीन के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? CH2, एक क्लोरीन इधर लग गया, CH2, एक क्लोरीन इधर लग गया, ठीक है। अब क्या बचा? एक सल्फर बचा हुआ। एक सल्फर जो है उसकी वैलेंसी 2 है, तो ये 2 बांड बनाएगा। ओवरऑल क्या हुआ कि एक पाई बांड टूटा, एक सिग्मा बांड ये बना, एक सिग्मा बांड ये। तो जब भी कोई पाई बांड टूटेगा 2 सिग्मा बांड बनेंगे। इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। 2 कंपाउंड आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो इस गैस को कहते हैं, इस लिक्विड को कहते हैं मस्टर्ड गैस। क्या कहते हैं? मस्टर्ड गैस। ये वो लिक्विड है जो जब स्किन से कांटेक्ट में आएगा तो स्किन जल सड़ जाएगी। उसको वर्ल्ड वॉर 1 में यूज किया गया था, ठीक है बेटा। इसको एक नजर देख लें। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, या रिलेटिव स्टेबिलिटी की इसकी बात करें। नाउ मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अवर बुक। हमारे बुक में आपको ये चीजें नहीं दिखाई। दीज थिंग्स आर हायर्ड फ्रॉम फेडरल एज वेल एज पंजाब। तो कौन सा अल्केन ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि हमने रिएक्टिविटी पढ़ी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया देके फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, ये जो है, ये एक अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर क्या होते हैं? ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। देखिए,
एक सब्सटेंस होता है जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज अ सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, बट इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कितना इजीली इस पे पहुंच सकता है? जितना इजीली पहुंच सकेगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना डिफिकल्टी से पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, मान लें कि आपने इधर छोटे छोटे एटम लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, तो एम्पल स्पेस अवेलेबल है कि इलेक्ट्रोफाइल इसको इजीली पहुंच सकता है। मान लें आपने हाइड्रोजन की जगह पे इधर CH3 बड़ा ग्रुप लगा, CH3 ग्रुप क्या करेगा? कि रुकावट डालेगा, इलेक्ट्रोफाइल को इधर पहुंचने नहीं दे। ठीक है, मान लें कि आपने एक और CH3 लगा दिया, तो इस साइड से बिल्कुल इसकी एंट्री क्या हो गई? बंद हो गई। तो आप जितने बड़े ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अपने टारगेट पे यानी फंक्शनल ग्रुप पे नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जितना अल्कीन वाले जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, उसके सराउंड में जितने बड़े बड़े ग्रुप होंगे, जितना वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, उतना वो स्टेबल ज्यादा, उतना वो। तो पहली स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन है? कि डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मोर द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द मोर विल बी स्टेबल। क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी कम होगी? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जब तक पाई इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाएगा या जितना डिफिकल्टी से पहुंचेगा, ठीक है, तो बड़े ग्रुप क्या करेंगे? रुकावट डालेंगे। छोटे ग्रुप क्या करेंगे? रास्ता देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दरवाजा है, ठीक है, इधर दरवाजे पे मैं जो है इस शीं को खड़ा कर दूं, ठीक है, एक साइड पे या दूसरी साइड पे मैं खड़ा हो जाऊं, यानी हम दो बड़े ग्रुप जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे लगे हुए हैं। अब आप जैसा कोई इलेक्ट्रोफाइल वहां से गुजर सकेगा? तुम कुछ ना करें और नहीं तो ये सडडी मार दें, तो पता नहीं कहां गिरो। ठीक है, ये रिएक्टिविटी क्या करते हैं? कम करते हैं। इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट डालते हैं। क्या डालते हैं? ये उधर दरवाजे पे भाई क्या होगा? होगा ये कि हमारे पास ये अल्केन है, चार बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे? जिसमें तीन ग्रुप लगे हों। जिसमें क्या लगे हों? तीन ग्रुप। यहां पे देखें कि ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, तो इधर से थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, ये बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, ये किससे ज्यादा स्टेबल होगा? दो वालों से। ठीक है, तो डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, फिर ये ज्यादा स्टेबल होगा, मैं नीचे आता हूं जरा, ये ज्यादा स्टेबल होगा दो वालों से ट्रांस वाले से। डिस ट्रांस क्या होता है? कि दो ग्रुप डबल बॉन्ड के आमने सामने लगे हुए। यहां पे देखें डबल बॉन्ड के दो ग्रुप, सेम ग्रुप जो है सेम साइड पे है, अपोजिट साइड पे है। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे? जिसमें एक बड़ा ग्रुप लगा हो। यानी सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कौन होगा? इथीन। सबसे कम छोटे ग्रुप किस पे लगे हुए हैं? इथीन पे। इस वजह से इथीन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव कोई हाइड्रोकार्बन होगा तो वो कौन होगा? इथीन होगा। इसमें कोई दिक्कत है? एक मरतबा देख लें कि डबल बॉन्ड के जो रिएक्शन होते हैं, पाई बॉन्ड के जो रिएक्शन होते हैं वो एडिशन होते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल एक सब्सटेंस होता है जो इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जब वो पाई इलेक्ट्रॉन तक इजीली पहुंच पाएगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर उनमें उसको पहुंचने में दुश्वारी होगी, डिफिकल्टी होगी, तो रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और कब स्टेबिलिटी बढ़ेगी? जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज्यादा ग्रुप डालेंगे तो ये क्या होता जाएगा? ये लेस रिएक्टिव होता जाएगा, स्टेबल ज्यादा होता जाएगा। इसमें कोई दिक्कत बेटा? एक मरतबा देख लें, एक मरतबा देख लें और बताएं। बढ़े आगे, आगे बढ़े, बढ़ें, बढ़ते हैं भाई आगे। उसके बाद देखें दूसरा फैक्टर, ये एक फैक्टर था जो स्टेबिलिटी को क्या कर रहा था? स्ट्रेन कर रहा था। नंबर एंड नेचर ऑफ डबल बॉन्ड। अब देखें डबल बॉन्ड तीन किस्म के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। दूसरा ये है डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तीसरा ये है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जो ऊपर वाला डबल बॉन्ड है इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। इसको कहते हैं जब दो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड उनको सेपरेट करें, उसको कहते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर एक ही कार्बन दोनों पाई बॉन्ड बनाए तो उसको कहते हैं क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड पाई बॉन्ड। जो डाइंस होते हैं या पोलीइंस जो होते हैं, पोलीइंस में जो पाई बॉन्ड होता है उनके ये तीन किस्म होते हैं, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड। एक मतलब फिर बताऊं मैं आपको कि अगर एक डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल है फिर सिंगल है, फिर डबल है फिर सिंगल है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड जो होता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड पाई। उसके बाद आइसोलेटेड क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर दूसरा भी सिंगल बॉन्ड है, यानी ये डबल बॉन्ड जो है उनको कम से कम दो सिंगल बॉन्ड बीच में हो तो इसको आइसोलेटेड कहेंगे, यानी अकेले अकेले दूर दूर है। अगर बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे एक ही कार्बन दोनों डबल बॉन्ड बना रहा है इसको क्या कहेंगे, क्यूमुलेटेड पाई। इन सब में जो ज्यादा स्टेबल होता है दैट इज अ कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, दैट इज अ कॉन्जुगेट। अच्छा, जो बेंजीन होती है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में और अल्कीन्स में एक ही डिफरेंस होता है। वैसे तो बहुत सारे हैं पर उनका जो ज्यादा जो मेजर डिफरेंस है वो उनकी एरोमेटिक कंपाउंड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है। अल्कीन्स में भी डबल बॉन्ड है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, पर बेंजीन में कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा मजबूत होता है, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, अगर आप बेंजीन के पाई बॉन्ड को अल्कीन के पाई बॉन्ड से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि बेंजीन का हर पाई बॉन्ड अल्कीन के पाई बॉन्ड से 50 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी बेंजीन में डबल बॉन्ड बना, अल्कीन में डबल बॉन्ड बना, 50 किलो जूल पर मोल बेंजीन वाले पाई बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यानी वो ज्यादा क्या होगा, मजबूत हो। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इधर हम सिंपली यही लिखेंगे कि कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन, यानी अगर आपके पास ये कंपाउंड है तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। और ये कार्बन ये क्या होगा आपका, ये आपका जो है लीस्ट स्टेबल होगा। फिर ये क्या होगा, बीच में होगा, इसकी स्टेबिलिटी जो है मिड में होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये। Okay, तो conjugated pi bonds या conjugated dienes or conjugated polyenes are more stable than cumulated and isolated. Cumulated and isolated. एक नजर अपनी नजर से देखें जरा, ये इन तीनों में आपको डिफरेंस क्या लग रहा है, conjugated क्या होता है, isolated क्या होता है, cumulated क्या होता है। अगर बिल्कुल डबल बॉन्ड साथ हो तो cumulated, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एक पोजीशन छोड़ के डबल बॉन्ड आए तो फिर क्या होगा, conjugated। और अगर दो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड उनको सेपरेट कर रहा है तो वो क्या होंगे, आइसोलेट। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, कोई दिक्कत। ये क्यों होता है ये आपको बेंजीन में पता चलेगा। हम बेंजीन को कंपेयर करेंगे, हम बेंजीन को कंसीडर करेंगे कि बेंजीन एक ट्राईइन है। बेंजीन एक क्या है, ट्राईइन, यानी ट्राईइन का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन एक अल्कीन है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है। बेंजीन को ट्राईइन कंसीडर करेंगे, बेंजीन को बेंजीन कंसीडर करेंगे और कंपेयर करेंगे कि बेंजीन ट्राईइन क्यों नहीं है, बेंजीन बेंजीन क्यों है। तो वहां हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से पता चलेगा कि इसकी जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस एनर्जी में मैयर होती है। फिर वो उधर डिस्कस करेंगे, इधर आप कंफ्यूज हो जाओगे। चले मैं इसको सेव करता हूं। एक और तीसरा फैक्टर है, यानी स्टेबिलिटी अल्कीन्स की जो है, पहला फैक्टर क्या था कि डबल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप कितने हैं, जितने बड़े ग्रुप सब्स्टिट्यूट करोगे उतनी रिएक्टिविटी कम और स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। फिर अगर आपके पास पोलीइन है, कम से कम डाईइन है, यानी 2 डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड अल्कीन है, उसमें 3 किस्म के अल्कीन्स हो सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कॉन्जुगेटेड। ठीक है, इधर आए स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि ये देखें 2 किस्म के डाईन्स अल्कीन्स होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा होता है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH3, 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 CH3। व्हाट इज द डिफरेंस? अब ये भी 2 ब्यूटेन है, वो भी 2 ब्यूटेन है। इसको कहते हैं सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन। इसको कहते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस मीन्स अपोजिट, ट्रांस 2 ब्यूटीन। देखिए ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड के दो ग्रुप जो हैं, अगर डबल बॉन्ड की एक साइड पे सेम, दूसरी साइड पे भी सेम हो, इसको सिस आइसोमर कहते हैं। अगर दोनों जो सेम ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड पे हों, इसको ट्रांस कहते हैं। अब आप इसको, अब ये आइसोमरिज्म में पढ़ेंगे, इसको सिस ट्रांस नहीं कह सकते। दिस इज नाइदर सिस नॉर ट्रांस। कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड वाले एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। साइड सेम हो सकते हैं, पर ये यहां पे देखें एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, वहां पे क्या एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। फिर हमने देखना है कि आइडेंटिकल ग्रुप जो है वो सेम साइड पे हैं कि नहीं है। अच्छा, ये जो है लेस स्टेबल होता है सिस, क्यों? ये देखें सेम ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने, सेम ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसमें क्या होता है? स्टीरिक रिपल्शन होती है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से ट्रांस अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन ड्यू टू स्टीरिक रिपल्शन। ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये क्या करेगी? इट इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसको अपने जहन में संभालें कि व्हाई दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। क्यों स्टेबल है? दैट इज व्हाट ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। कि सेम ग्रुप जब आमने सामने होंगे, एक दूसरे के नजदीक होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसमें रिपल्शन है, इसमें सेम ग्रुप जो है वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। ठीक है, तो इनमें रिपल्शन क्या होगी? बहुत ही कम होगी। तो जितनी रिपल्शन कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? ये सारा था इंट्रोडक्शन। उसके बाद आते हैं आगे, अब करेंगे प्रिपरेशन के ये प्रिपेयर कैसे होते हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। देखिए जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, सेचुरेटेड से डिफरेंट कैसे हैं? उनके पास 2 हाइड्रोजन कम होती है, 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी किसी भी तरीके से वहां से 2 हाइड्रोजन निकाले गए हैं। 2 हाइड्रोजन यानी अल्केन से 2 हाइड्रोजन क्या किए गए? निकाले गए हैं, या ग्रुप लगा के वो फिर क्या किया गया है? उसको रिमूव किया गया। इस रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है कि 2 एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट मींस लगातार कार्बन, 1 2 2 3 3 4 5 6, यानी 2 एडजेसेंट कार्बन से 2 ग्रुप रिमूव हो, 2 ग्रुप क्या हो? रिमूव हो। तो दोनों की एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोनों आपस में क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। सो एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, a reaction in which 2 atoms or group of atoms are replaced from 2 adjacent carbon atoms, leading to the formation of an unsaturated product. इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या, सेचुरेटेड कंपाउंड क्या बनाएगा? अनसेचुरेटेड। अगर अल्कीन बनता है तो अल्कीन फर्दर 2 ग्रुप रिमूव करके अल्काइन देगा, यानी सेचुरेटेड क्या देगा? अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड मोर अनसेचुरेटेड या हाईली अनसेचुरेटेड देगा। ठीक है, तो the unsaturated compounds, both alkenes and alkynes, are generally prepared by elimination reaction. है क्या? A reaction is that in which 2 atoms or group of atoms are replaced from adjacent carbon atoms to produce an unsaturated compound. ठीक है, in elimination reaction क्या होता है कि saturated compounds are converted into, एक एग्जांपल इधर कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक कंपाउंड है कोई भी, इधर A लगा हुआ है, इधर B लगा हुआ है, ठीक है, इधर C लगा हुआ है, इधर D लगा हुआ है, इधर 2 हाइड्रोजन। तो पहले स्टेज पे हम क्या करते हैं? माइनस ए बी करते हैं, माइनस ए बी करते हैं। ठीक है, तो ए यहां से बी यहां से रिप्लेस हो, एक वैलेंसी इसकी कम हो जाएगी, एक इसकी कम हो जाएगी, ये क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। तो हमें क्या मिलेगा? अल्कीन, अल्कीन मिलेगा। एक हाइड्रोजन रह गया, एक हाइड्रोजन रह गया, ए बी तो निकल गया, बाकी क्या मौजूद है? सी डी। अगर हम माइनस सी डी करें, सी भी माइनस करें, डी भी माइनस करें, ठीक है, तो क्या होगा? एक बॉन्ड इसका टूट गया, किसका? ये क्या बनाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड।
तो हमें क्या मिलेगा? अल्काइन मिलेगा। हाइड्रोजन बच गया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? अल्काइन मिलेगा। तो अगर अल्केन से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो अल्कीन मिलेगा। 4 ग्रुप रिमूव होते हैं, 2 ग्रुप रिमूव होंगे तो अल्कीन मिलेगा। ए बी 2 रिमूव हुए तो अल्कीन मिला। सी डी फर्दर रिमूव हुए तो आपको क्या मिलेगा? अल्काइन। अनसेचुरेटेड कंपाउंड को जनरली जो प्रिपेयर करने का मेथड है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है? सेचुरेटेड कंपाउंड जो है आपका, सेचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो गया? अनसेचुरेटेड कंपाउंड। थोड़ी सी और बातें हैं जो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखें, सेचुरेटेड कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा कि अनसेचुरेटेड? सेचुरेटेड, यानी इसकी जो रिएक्टेंट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट के बांड जो हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं। इससे? प्रोडक्ट। इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनती है। क्या बनती है? लेस स्टेबल प्रोडक्ट, और मोर अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनती है। ये बात समझ रहे हैं? और क्योंकि लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन रही है, लेस स्टेबल का मतलब क्या हुआ? एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट की या कम होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब एनर्जी कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक होगा। भाई रिएक्टेंट में एनर्जी ऐड की तभी जाके एनर्जी बढ़ेगी ना। अगर रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट से एनर्जी निकली, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या होगी? कम होगी, वो एक्सोथर्मिक होगा। अब रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाई, उसकी एनर्जी बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? जब उसने क्या किया होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। तो ये रिएक्शन क्या होते हैं? एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन क्या होते हैं? अब 2-4 बातें एक मरतबा रिपीट कर लूं। पहली बात कि इसकी रिएक्टेंट स्टेबल होते हैं कि प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। एनर्जी रिएक्टेंट की कम होती है कि प्रोडक्ट की ज्यादा होती है? दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। और रिएक्टेंट के बांड मजबूत होंगे कि प्रोडक्ट के वीक होंगे? दोनों सही, ठीक है बेटा। चले, तो ये तो एक जनरल बात थी। अब रिएक्शन कौन से होते हैं? अब एलिमिनेशन रिएक्शन कौन से होते हैं? नाम, एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम के आगे डी लगा होता है। डी मीन्स रिमूवल। डिहाइड्रेशन, ऐसा नहीं कि आपको मोशन में डॉक्टर कह रहा है आपको डिहाइड्रेशन हुई है, वो डिहाइड्रेशन नहीं। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। अगर आपके पास अल्कोहल है तो एक कार्बन से OH रिमूव होगा, दूसरे से H और OH मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। डिहाइड्रेशन इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहेलोजिनेशन, 2 हेलोजन रिमूव हो, 2 हेलोजन, तो दोनों कार्बन पे क्या होने चाहिए? हेलोजन। तो एक हेलोजन एक कार्बन से, दूसरा हेलोजन दूसरे कार्बन से, डिहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक से हाइड्रोजन रिमूव हो, दूसरे से हेलोजन, ठीक है। तो ये जो जिस रिएक्शन के आगे डी लगा होगा ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सिमिलरली इसका रिवर्स होता है एडिशन रिएक्शन। तो हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। तो हाइड्रेशन एडिशन रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं आगे। शेप किया था पता नहीं, कोई गाल नहीं, तो आपको ग्रुप में 3 दफा आएगा ना। अच्छा देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। अगर इधर से हम इधर आए, अल्केन से अल्कीन बना, कब बना? जब 2 ग्रुप रिमूव हुए, क्या हुई थी? एलिमिनेशन। वो ग्रुप वापस ऐड कर दें तो इधर जाएगा, उसको एडिशन कहेंगे, ठीक है। अब एडिशन उसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एडिशन क्या होगा? एक्सो होगा। एडिशन की प्रोडक्ट क्या होगी? स्टेबल होगी, ठीक है। तो बिल्कुल एलिमिनेशन के रिवर्स है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस आर व्हाट? रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। कि एडिशन में क्या होता है कि पाई बॉन्ड टूटता है, 2 ग्रुप ऐड होते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, पाई बॉन्ड बनता है। ये फर्क है। डिहाइड्रेशन मैंने अभी आपको बताया, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोलोजिनेशन आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलिमिनेशन। यानी अगर किसी कंपाउंड में अल्फा बीटा कार्बन है, अल्फा बीटा कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगाओ, ठीक है, फिर हेलोजन हो, OH हो, और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन हो, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दूसरे से फंक्शनल ग्रुप, दोनों मिलके कोई ना कोई चीज बनाएंगे और कंपाउंड में क्या लगेगा? डबल। कंपाउंड में क्या लगेगा? डबल, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। एग्जांपल पे आते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर रिमूव हो। डिहाइड्रेशन के लिए जो हमारे पास सबस्ट्रेट होना चाहिए जिससे वाटर रिमूव होगा वो अल्कोहल हो। प्राइमरी अल्कोहल भी डिहाइड्रेशन उसकी भी हो सकती है, सेकेंडरी की भी हो सकती है, टर्शरी की भी हो सकती है।
पहले तो आपको ये पता होना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होते क्या है। देखें, अगर OH ग्रुप की मौजूदगी में क्या होगा, अल्कोहल होगा। अगर OH ग्रुप टर्शरी कार्बन पे लगा हुआ है तो टर्शरी अल्कोहल है। अगर OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है तो सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी पे लगा हुआ है तो प्राइमरी। तो भाई कह रहा है कि टर्शरी अल्कोहल जो है उसकी डिहाइड्रेशन बहुत इजीली होगी। किसकी इजीली होगी? टर्शरी की। क्यों होगी? क्योंकि जब OH रिमूव होगा कार्बोनियम आइन बनता, पॉजिटिव आइन बनेगा कार्बन, ठीक है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगी। कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो पेयर कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन पेयर लेके जाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज? नेगेटिव। और कार्बन पे कौन सी? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जो कार्बन है, टर्शरी कार्बोनियम आइन में 3 अल्काइल ग्रुप होंगे, जो कल हमने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ी थी। 3 अल्काइल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके स्टेबलाइज करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को क्या करेंगे? कम करें। तो उसको बाद में देखते हैं। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स undergo dehydration with variety of dehydrating agent. Tertiary alcohol reacts faster than primary and secondary. ऑर्डर क्या होगा कि टर्शरी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सबसे कम जो रिएक्टिव होगा वो मिथाइल अल्कोहल। सॉरी, मिथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी नहीं। मिथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक ही कार्बन है। एक कार्बन से OH रिमूव होगा, दूसरे से हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन इसके पास है ही नहीं, तो इस वजह से इससे मिथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन नहीं होगी। कम से कम मिथाइल अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या चीज है कि आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट जनरली हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फास्फोरिक, P4O10, अल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट? अ सब्सटेंस विच रिमूव एलिमेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड। ऐसा सब्सटेंस जो पानी के एलिमेंट यानी ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन किसी कंपाउंड से निकाल के वाटर बना के दे, उसको हम क्या कहेंगे? डिहाइड्रेट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा? वाटर को रिमूव कराएगा। रिएक्शन का नाम क्या होगा? डिहाइड्रेशन। और जो इस रिएक्शन को पॉसिबल बनाएगा उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, पर बेस्ट प्रोसीजर फॉर डिहाइड्रेशन इज पास वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर हीटेड ऑफ एल्यूमिना। बेस्ट प्रोसेस ये है, पर जनरली जो यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड। वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक। चले रिएक्शन की तरफ आते हैं। एक ही रिएक्शन करते हैं आज, बाकी कल करेंगे। ये डिहाइड्रेशन वाला कर लेते हैं। क्या चीज है कि व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप अल्कोहल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ये मिलेगा। रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि आप अल्कोहल और एसिड का जो वॉल्यूम लेंगे 1:2 लेंगे। तो उसके बाद क्या चीज है कि रिएक्शन 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेप कोल्ड में ही होगा। वो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये होगा कि आपके पास इथाइल अल्कोहल है, CH3 CH2 OH, ठीक है। आप इसको किससे रिएक्ट करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है। H2SO4 है कोल्ड में, ठंडे में रिएक्शन हो जाएगा। यहां से क्या निकला? वाटर। ये हाइड्रोजन सल्फेट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा? वाटर। इसके साथ मिलेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, CH3 CH2 SO4H। इसको हम कहेंगे इथाइल, ऊपर नाम लिखता हूं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे? 170 पे हीट करेंगे तो इसकी एलिमिनेशन अभी होगा क्या? इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं। ये देखें कि CH2 SO4H 170 डिग्री क्या होगा? बताएं क्या होगा? ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 दोबारा बन गया, H2SO4 दोबारा बन गया, ठीक है। फिर क्या होगा? एक बॉन्ड इसका टूट गया है, किसका? ये क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। हमें मिलेगा इथीन। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इथीन मिलेगा। सो क्या होता है इस रिएक्शन में? इन फर्स्ट स्टेप अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड इन कोल्ड प्रोड्यूस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। पहले स्टेप में ये हुआ कि OH इसका रिमूव हुआ, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? वाटर। और साइड प्रोडक्ट क्या बनी? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर कह रहा कि सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को
हीट करेंगे 170 पे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दूसरे से हाइड्रोजन सल्फेट, ये मिलके क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा। ठीक है, तो यही सेम रिएक्शन आप किसके साथ कर सकते हैं, आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, दूसरों के साथ। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ करेंगे, यही रिएक्शन होगा बेटा। आप इधर लिखेंगे CH2 इथाइल अल्कोहल OH, इधर लगाएं हाइड्रोजन। ठीक है, क्या कंडीशन है पहली कि आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो हाउ मच टेम्परेचर यू नीड, 170। अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड खाली यूज करते हैं तो यू नीड 350 टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलॉन्ग विथ जो है फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको टेम्परेचर चाहिए कितना, 250 डिग्री। रिएक्शन सेम ही होगा। क्या होगा भाई, होगा ये कि ये यहां से OH, यहां से H, तो इधर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, तो हमें मिलेगा इथीन प्लस वाटर, इथीन प्लस वाटर। अब क्योंकि इन तीनों रिएजेंट ने क्या किया कि अल्कोहल से क्या रिमूव कराया, वाटर, एलिमेंट्स ऑफ वाटर क्या कराए, रिमूव कराए, तो हम इनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे। द रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसके बाकी रिएक्शन हम कल करेंगे। ठीक है बेटा।